डिक्टेटर, तानाशाह, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ तस्वीरें उभरती हैं। जैसे दोनों हाथ उठाए दांत भींचकर चीखता एडोल्फ हिटलर, अपने चिर परिचित हेयर स्टाइल में मंद मंद मुस्काता किंग जोंग उन, मिलिट्री ड्रेस में सज धज कर घूरता ईदी अमीन। हमारे अंदर तानाशाहों की ऐसी तस्वीरें बैठी हैं जब उनका करियर अपने शबाब पर था। हमें उनका कोई और दौर शायद ही याद आता है, लेकिन एक समय ऐसा भी हुआ होगा जब वो क्रूर और निर्दयी नहीं थे, जब उनके जीवन का मकसद कुछ और था, जब उनकी दिनचर्या भी आम लोगों जैसी ही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो लोग तानाशाह बन गए? आखिर ये डिक्टेटर बनने का फॉर्मूला क्या है? अपने हुनर में कुशल होने के लिए उनको क्या क्या तिकड़म अपनाने पड़ते हैं, और तानाशाहों का अंत हमेशा निर्मम ही क्यों होता है? हेलो, मैं आयुष हूं, आप क्यूरिस्तान देख रहे हैं, और आज हम आपको डिक्टेटर या तानाशाह बनने का नुस्खा बताने वाले हैं। ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी में डिक्टेटर की डेफिनेशन है अ पॉलिटिकल लीडर हु हैज कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री, स्पेशली वन हु हैज गेन्ड इट यूजिंग मिलिट्री फोर्स। एक राजनेता जिसने सैन्य ताकत के सहारे किसी देश पर एक छत्र राज स्थापित कर लिया हो। यह परिभाषा तानाशाह होने की 3 बुनियादी शर्त बताती है। पहली शर्त है कि वो शख्स राजनीति का तिया पांचा जानता हो। दूसरी यह है कि उसके पास फौज का सपोर्ट होना चाहिए, फौज यानी सबसे ताकतवर शक्ति, ताकि विरोधियों को काबू में रखा जा सके। तीसरी शर्त है पूरे देश पर एक छत्र अधिकार, उसके खिलाफ एक भी उंगली नहीं उठनी चाहिए। तानाशाह आमतौर पर 2 तरह के होते हैं। पहले होते हैं खानदानी, जो बाप के दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए डिक्टेटर बन जाते हैं। सारी शिक्षा दीक्षा उनको घर में ही मिल जाती है। इनफैक्ट उन्हें पता भी नहीं होता कि एक दिन उनको तानाशाह बनना है। जैसे सीरिया के बशर अल असद, वो इंग्लैंड में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, और तब उनके बड़े भाई बासिल को डिक्टेटरशिप की ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन बासिल की एक सड़क हादसे में एक दुर्घटना में मौत हो गई, और इसके बाद बशर को घर बुला लिया गया। जो ट्रेनिंग बासिल को मिल रही थी वो बशर को दी जाने लगी। उसको कायदे से तानाशाही के गुर सिखाए गए, और जब उनके पिता हाफिज अल असद की मौत हो गई तो बशर को तख्त पर बिठा दिया गया। फिर जिस तरीके से हाफिज ने 30 वर्षों तक सत्ता चलाई थी, उसी विधि को अपनाकर बशर 24 सालों तक सत्ता में रहे। ऐसा ही कुछ नॉर्थ कोरिया में भी हुआ। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को स्विट्जरलैंड पढ़ने के लिए भेजा गया था। वहां उनको बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था। उनके सिलेबस में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसी शख्सियतों की कहानियां थी। जब 2010 में किंग को नॉर्थ कोरिया चलाने के लिए चुना गया, तब बहुतों को लगा कि वो वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी और बुनियादी अधिकारों पर जोर देंगे, लेकिन वो अपने बाप और दादा से कहीं ज्यादा निरंकुश साबित हुए। नॉर्थ कोरिया में अब तक 3 ही शासक हुए हैं। पहले थे किम इल सुंग, उन्होंने अपने बेटे किम जोंग इल को सिखाया, और मरने से पहले इन्होंने अपने बेटे किंग जोंग उन को सारी विद्याओं में पारंगत कर दिया। कुछ ऐसा ही पैटर्न कोरिया से बहुत दूर कैरेबियन सी में भी देखने को मिला। कैरेबियन सी में हेती नाम का एक छोटा सा देश है। यहाँ एक तानाशाह हुए, फ्रांसवा डुवालिए। जनता उनको पापा डॉग कहकर बुलाती थी। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने बेटे जीन क्लाउड उर्फ बेबी डॉग को उत्तराधिकारी चुना, लेकिन उनका मन था कि एक बार जनता भी हाँ कर दे। उस समय जीन क्लाउड की उम्र महज 19 साल की थी, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए उन्हें 40 साल का होना जरूरी था। तो ऐसे में पापा डॉक ने एक ड्राफ्ट पर वोटिंग करवाई। ड्राफ्ट में लिखा था कि सिटीजन फ्रांसवा डुवालिए ने सिटीजन जीन क्लाउड को उम्र भर के लिए हेती का राष्ट्रपति चुना है। क्या ये आपकी इच्छाओं और सपनों के लिए उचित है? क्या आप इसको मानते हैं? इस ड्राफ्ट पर 23,91,916 लोगों ने हामी भरी, लेकिन जिन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना था उनका वोट गिना ही नहीं गया। इस तरह बेबी डॉग को थाली में सजाकर सत्ता मिली, और उसका इकलौता मकसद था अपने पिता की विरासत को बरकरार रखना। जब तक वो कुर्सी पर रहा, उसने ये काम बखूबी किया। ये तो हुई खानदानी तानाशाहों की बात। हमने आपको 3 अलग अलग इलाकों से एग्जाम्पल दिए, अलग अलग जगहों से, जो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। जो दूसरी तरह के तानाशाह होते हैं, वो कड़ी मेहनत और लगन से इस मुकाम को हासिल करते हैं। पावर सेंटर में उनकी कोई पहचान नहीं होती। उनका संघर्ष फर्श से अर्श तक का होता है। उनको नए सिरे से पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। एडोल्फ हिटलर पेंटिंग सीखना चाहता था, लेकिन कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो वो आर्मी में चला गया। फिर एक जंग में घायल होने के बाद उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन जब तक वो लड़ने के काबिल हुआ तब तक जंग खत्म हो चुकी थी। उसका देश युद्ध हार चुका था और पूरी फौज भंग होने के कगार पर थी। फिर हिटलर ने अपनी पार्टी बनाई, लोगों का समर्थन जुटाने के लिए दर दर की ठोकरें खाई, कई बार जेल भी गया, और तब जाकर उसको जर्मनी की सत्ता नसीब हुई। ऐसी ही एक विचित्र कहानी कंबोडिया से भी निकलती है। कंबोडिया के पोल पॉट का करियर टीचर के तौर पर शुरू हुआ था। फिर उसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कंबोडिया की कमान संभाली और 16 वर्षों तक गुर्रिल्ला लड़ाई लड़ी। तब जाकर सत्ता उसके हाथ में आई थी। अब चाइना में देख लीजिए, चीन के तानाशाह माओ जेडोंग ने 28 वर्षों तक संघर्ष किया। उनके दुश्मन चियांग काई शेक की फौज ने कई बार उनको खत्म करने की कोशिश की। 1934-35 में माओ को जान बचाने के लिए लोगों के साथ हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। इस घटना को लॉन्ग मार्च के नाम से जाना जाता है।
बार बार गिरकर उठने के बाद ही माओ को चीन की सत्ता मिली थी। इस कैटेगरी के डिक्टेटर्स में एक और चर्चित उदाहरण युगांडा का है। युगांडा का ईदी अमीन ब्रिटिश आर्मी में कुक हुआ करता था, फिर वहां से उठकर वो ऑफिसर बना। जब 1962 में युगांडा को आजादी मिली तो अमीन पहले आर्मी का डिप्टी कमांडर बना, फिर कमांडर बना दिया गया। एक दिन उसको पता चला कि राष्ट्रपति मिल्टन ओबोटे उससे नाराज चल रहे हैं और उसको गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। लेकिन जब तक ओबोटे ऐसा कर पाते, अमीन ने उनका तख्ता पलट कर दिया और वो खुद युगांडा का राष्ट्रपति बन गया। इस तरह उसका सफर रसोइये से राष्ट्रपति तक का रहा। तो तानाशाहों की दो किस्में आपको समझ में आ चुकी होंगी। उनकी शुरुआत में जमीन आसमान का अंतर होता है, लेकिन सत्ता नशी होने के बाद वो सेम पेज पर आ जाते हैं। उसके बाद दोनों तरह के जो तानाशाह हैं वो एक ही रूल बुक फॉलो करते हैं। तो क्या है ये डिक्टेटर्स रूल बुक और इसके नियम क्या कहते हैं? एक एक करके इस खेल के नियम समझते चलते हैं हम। रूल नंबर 1, वफादारों की फौज बनाएं। देखो, शासक का सिंहासन एक होता है, लेकिन उस पर बैठने की चाह रखने वाले होते हैं कई। एक अनार और 100 बीमार वाली बात है। अगर सत्ता ताकत से हासिल की गई हो, फिर इन सब चाहने वालों को एक आसान विकल्प की उम्मीद रहती है। ये सब शासक के कमजोर होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही मौका मिलता है एक बार और सत्ता छिन जाती है। इसलिए तानाशाह हमेशा अपने आसपास वफादारों की फौज रखते हैं, ऐसे लोग जो उनको गिराने की इच्छा ना रखते हों। ये तानाशाह के भाई बंधु, रिश्तेदार या साथ में काम कर चुके लोग होते हैं, या ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको समय समय पर अच्छे इनाम मिलते रहें। इन वफादारों का इकलौता काम होता है कि जो उनके आका बोलें उसका अक्षरशः पालन करना और दूसरों से भी पालन करवाना, और जो मना करे उसको लाइन में लाना, कायदे में रखना। तुर्की में एक लेखक हुए मेहमत मुराद इल्दान। उन्होंने लिखा कि तानाशाह से खतरनाक उसके वफादारों की फौज होती है, क्योंकि तानाशाह के सारे बुरे काम यही लोग करते हैं। इन वफादारों के बिना तानाशाह कुछ भी नहीं है। अब ये कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। इराक का सद्दाम हुसैन 1968 में बाथ पार्टी को सत्ता में लेकर आया। जिन लोगों ने तख्ता पलट में मदद की थी उनको बाद में सेना और सरकार में ऊंचे पदों पर बिठा दिया गया। 1990 में जब सद्दाम ने कुवैत पर कब्जा किया तो उसने अपने भाई अली हसन अल माजिद को वहां का गवर्नर बनाया। सद्दाम ने सभी अहम पदों पर अपने रिश्तेदारों को नियुक्त किया, क्योंकि उसको दूसरों पर भरोसा नहीं था। ऐसे ही ईदी अमीन ने भी अपने आर्मी चीफ रहते हुए सेना में अपने कबीले वालों को भर्ती कर लिया। आगे चलकर इन्हीं लोगों ने राष्ट्रपति मिल्टन ओबोटे का तख्ता पलट करने में मदद की थी। ऐसे ही चीन में माओ जेडोंग के दौर में गैंग ऑफ 4 का दबदबा था। ये लोग माओ की नीतियां लागू करवाते थे और जिनसे जरा भी खतरा महसूस होता था उनको पहली फुर्सत में ठिकाने लगा दिया जाता था। एडोल्फ हिटलर के पास हेनरिक हिमलर, हरमन गोयरिंग और जोसेफ गोएबल्स जैसे वफादार थे। ये लोग हिटलर के आइडिया में आंख मूंद कर भरोसा करते थे। इनकी वफादारी का लेवल ऐसे समझिए कि जब गोएबल्स को हिटलर की मौत की खबर मिली तो उसने पूरे परिवार सहित अपनी जान ले ली। उसको लगा कि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं है। ऐसे होते हैं तानाशाहों के वफादार, और ये वफादारों की फौज तानाशाहों के लिए सबसे जरूरी है। जिस दिन इसमें दरार आई उनका पतन तय हो जाता है, जैसे पाकिस्तान में अयूब खान के साथ हुआ। विरोध प्रदर्शनों से ज्यादा वफादारों की कमी ने उनकी कुर्सी छीनी थी। अयूब को अपनी सत्ता याहिया खान के हवाले करनी पड़ी थी। जब याहिया की लीडरशिप में पाकिस्तान 1971 की लड़ाई हारा, तब उनके करीबी जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाला बदल लिया और फिर याहिया को भी जाना पड़ा। सूडान का देखते हैं। सूडान में उमर अल बशीर ने पर्सनल सिक्योरिटी के लिए एक पैरामिलिट्री फोर्स बनवाई थी, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, RSF बोलते हैं। इस RSF का मुखिया मोहम्मद हमदान दागलो उनका खास था। बशीर ने उनको गोल्ड माइन से लेकर तेल के कुएं तक दिए, लेकिन जैसे ही बशीर से कुछ मिलने की उम्मीद खत्म हो गई, दागलो ने दगा कर दिया और उनकी कुर्सी खिसका दी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताते हैं कि तानाशाहों के लिए पक्के वफादार कितने जरूरी होते हैं। लेकिन वफादारों के साथ साथ एक अच्छे तानाशाह को दुश्मनों की भी जरूरत होती है। ये हमारी डिक्टेटर्स रूल बुक का दूसरा बुनियादी नियम है कि दुश्मनों का निर्माण करें। तानाशाहों के लिए एक या एक से ज्यादा दुश्मन होना बहुत जरूरी है। ऐसे दुश्मन जिनके लिए जनता के मन में थोड़ी नफरत भरी जा सके, ताकि उनको ये महसूस कराया जा सके कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके लिए हम अपने हाथ गंदे कर रहे हैं, फिर जनता भी उनका साथ देने लगती है। वैसे दुश्मनों का निर्माण इसलिए भी जरूरी है ताकि तानाशाह अपनी असफलताओं का भार उनके ऊपर थोप सके। जैसे हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाई। उसने पहले ये धारणा बनाई कि जर्मनी की दुर्दशा के जिम्मेदार ये ज्यूज हैं, ये यहूदी लोग हैं, ये अशुद्ध कौम है, उनको अलग थलग कर देना चाहिए, उनको हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। धीरे धीरे आम लोग इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने लगे। वो यहूदियों को अपना दुश्मन मानने लगे। इसलिए जब हिटलर ने यहूदियों को गैस चैम्बर में मारना शुरू किया तो ये लोग जानबूझकर अनजान बने रहते थे और उन्हें लगा कि हिटलर तो शुद्धिकरण का महान काम कर रहा है। कुछ ऐसा ही काम रशिया में भी हुआ। 1930 के दशक में सोवियत संघ के जोसेफ स्टालिन को कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर विरोध का आभास हुआ। उसने दावा किया कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। स्टालिन ने अपने विरोधियों के लिए एनिमी ऑफ द पीपल टर्म का इस्तेमाल किया और एक एक करके अपने संभावित विरोधियों को निपटाना शुरू कर दिया। इस कड़ी में जिस शख्स को सबसे पहले मारा गया वो सर्गेई किरोव था।
किरोव बोल्शेविक क्रांति में स्टालिन के साथ लड़ा था, दोनों अच्छे दोस्त थे। जब स्टालिन के पास सत्ता आई तो किरोव का कद भी बढ़ा, लेकिन कुछ बागी नेताओं के उकसाने पर वो स्टालिन को हटाने के लिए तैयार हो गया। किरोव ने स्टालिन की आलोचना कर दी और कुछ दिनों बाद दफ्तर की सीढ़ियों पर किसी ने किरोव को गोली मार दी। कहते हैं कि उसकी हत्या का आदेश स्टालिन ने दिया था। एक दिलचस्प बात यह है कि किरोव की अंतिम यात्रा में स्टालिन भी शरीक हुआ था। स्टालिन ने किरोव का ताबूत अपने कंधे पर उठाया और बदला लेने की कसम खाई। फिर आगे कुछ सालों तक फेक ट्रायल्स का ड्रामा हुआ, राजनीतिक हत्याएं हुई और इस तरह स्टालिन के दुश्मन कम होते गए। इनमें कई उसके पुराने दोस्त भी थे और स्टालिन अपने दोस्तों की कब्र पर जरूर जाता था। ये दुश्मन बनाने वाला पैटर्न चाइना में भी देखने को मिलता है। 1960 के दशक में जब माओ जेडोंग ने चीन में सांस्कृतिक क्रांति शुरू की तो उसने बुद्धिजीवी वर्ग को आम लोगों का दुश्मन घोषित कर दिया। माओ के वफादारों ने यह प्रचार किया कि बुर्जुआ तानाशाही आने वाली है। फिर तो रेड गार्ड्स और छात्रों ने त्राहिमाम मचा दिया। उन्होंने शिक्षकों, लेखकों और दूसरे बुद्धिजीवियों की हत्याएं की। कईयों को अपनी जान लेने के लिए मजबूर किया गया। हजारों लोगों को सजा के तौर पर गांव में भेजा गया। इसका एक नया स्ट्रक्चर आज भी अस्तित्व में है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी या राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जो भी विरोधी होते हैं, आलोचक होते हैं, अचानक गायब हो जाते हैं। फिर उनका कोई अता पता नहीं मिलता। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हमें पता चलता है कि तानाशाह कैसे दूसरा रूल फॉलो करते हैं, कैसे अपने दुश्मन बनाते हैं। लेकिन इतना भर काफी नहीं है। तानाशाह बनने की तीसरी सीढ़ी है उदाहरण बनाना, एग्जाम्पल सेट करना, ऐसा कि 50-50 शहर तक लोग खौफ खाएं और सबक भी लें। देखो, सबक बहुत आवश्यक चीज है। ये इंसान को खाई में गिरने से पहले वार्निंग देती है। कुछ लोग समझ जाते हैं, लेकिन कुछ उदाहरण के किरदार बन जाते हैं। ऐसे ही एक किरदार थे मुही अब्देक हुसैन। ये इराक की बाथ पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। सद्दाम हुसैन भी इसी पार्टी से था। 1979 में सत्ता हथियाने के कुछ दिनों बाद सद्दाम ने एक सभा बुलाई। इसमें बाथ पार्टी के सभी दिग्गज कारकुन इकट्ठा हुए। सद्दाम मंच पर सिगार का धुआं उड़ा रहे थे। तभी मुही अब्देक हुसैन ने माइक संभाला और कांपती हुई आवाज में बोले, मैंने सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करने की साजिश रची है। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों का नाम लेना शुरू किया। वो लोग हॉल के अंदर ही बैठे थे। जिसका भी नाम पुकारा जाता, पुलिस वाले उनको उठाकर बाहर ले जाते थे। इसमें कुल 68 लोगों का नाम आया था। उनमें से 21 लोगों को हॉल के बाहर ही गोली मार दी गई और हॉल में जो बच गए उनके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। इन्हीं में से एक शख्स उठा और सद्दाम जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। लोगों ने भी वहीं वफादारी की कस्में खानी शुरू कर दी और सद्दाम ने इस एपिसोड का खूब प्रचार प्रसार किया। इसकी वीडियो सीडी पूरे मिडिल ईस्ट में बंटवाई गई। ये सीडी दुनिया भर में इराक के दूतावासों में भी भिजवाई गई ताकि सनद रहे। एग्जाम्पल सेट करने की बात हो रही है तो इसी रूल का एक और उदाहरण देख लेते हैं। साउथ अमेरिका का देश चिली। चिली में 11 सितंबर 1973 को एक तख्ता पलट हुआ। अमेरिका के इशारे पर मिलिट्री जनरल अगस्तो पिनोशे ने कुर्सी हथियाई थी। इसके तुरंत बाद पिनोशे के खिलाफ आंदोलन होने लगा। ये उसके चरित्र और सेहत के लिए अच्छा नहीं था, तो उसने कोर्स करेक्शन का मन बनाया और आंदोलन में शामिल लोगों को निशाने पर लिया। इन लोगों में एक विक्टर हारा भी थे, कवि, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनको चिली के नेशनल स्टेडियम में फौजी बूटों से रौंदा गया, जबरदस्ती सिगरेट पिलाई गई, नाखून उखाड़ दिए गए और बेरहमी से कत्ल करने के बाद उनकी डेड बॉडी को स्टेडियम के गेट पर टंगवा दिया गया, सिर्फ और सिर्फ लोगों को सबक सिखाने के लिए, लोगों के बीच डर का माहौल पैदा करने के लिए। इसके बाद पिनोशे जब तक सत्ता में रहा, लोग उससे खौफ खाते रहे। ऐसा ही खौफ सीरिया में भी पैदा किया गया। 1980 के दशक में सीरिया के तानाशाह हाफिज अल असद ने हमा शहर को जमींदोज करवा दिया था, क्योंकि वहां पर सुन्नी मुसलमानों का विरोध पनप रहा था। हमा नरसंहार के बाद हाफिज के खिलाफ कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ। कुछ इस तरह डिक्टेटर्स एग्जाम्पल सेट करते हैं, लेकिन कोई भी शासक लंबे समय तक हिंसा या ताकत के दम पर राज नहीं कर सकता। उसको बहुमत का सपोर्ट भी चाहिए। और यहां आता है हमारा रूल नंबर 4, सूचनाओं पर नियंत्रण रखें। तानाशाहों की चाहत होती है कि जनता उनको पसंद करे, इसलिए वो पब्लिक नैरेटिव को कंट्रोल करने पर जोर देते हैं ताकि उनके अपने सत्य को स्थापित किया जा सके। जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, ही हु कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर। यही बात सूचनाओं पर भी लागू होती है। ही हु कंट्रोल्स द नैरेटिव कंट्रोल्स द वर्ल्ड। हिटलर के लिए ये काम जोसेफ गोएबल्स ने किया था। गोएबल्स प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। उसने सबसे पहले यहूदी और दूसरे प्रतिबंधित लेखकों की किताबें चलवाईं। इसके अलावा रेडियो, प्रेस, सिनेमा और आर्ट्स सब उसके कंट्रोल में थे। अखबार वही खबरें छाप सकते थे जिनमें हिटलर का गुणगान होता हो। गोएबल ने पूरे जर्मनी में रेडियो को सस्ता करवा दिया ताकि ये आम लोगों तक पहुंच सके। रेडियो पर होने वाले ब्रॉडकास्ट गोएबल्स ही तय करता था। उनके जरिए वो यहूदी विरोधी प्रोपेगेंडा का प्रचार करवाता था। उसने कई फिल्में भी बनवाई जिनमें यहूदियों के दुश्मन के तौर पर दिखाया गया। इसने हिटलर की सत्ता को पुष्ट करने में काफी हद तक मदद की थी। इस चौथे रूल को अमल में लाने के लिए रेडियो जो है वो तानाशाहों के बहुत काम आया। इटली में बेनिटो मुसोलिनी ने हर एक गांव में रेडियो लगवाया, वो भी सरकारी पैसे से। उसका इरादा फासिज्म के आइडिया को सुदूर गांवों तक पहुंचाना था। उसने इसके लिए डेडिकेटेड रेडियो चैनल्स भी शुरू करवाए थे। बाद में हिटलर ने भी जर्मनी में रेडियो पर सरकारी सब्सिडी देनी शुरू कर दी।
उसने ये फंडा मुसोलिनी से सीखा था और एक दौर में हिटलर मुसोलिनी को अपना गुरु मानता था। रेडियो के अलावा सिनेमा भी प्रोपेगेंडा सेट करने का अच्छा जरिया बना। 1930 के दशक में जब जापान ने चीन पर कब्जा किया तो सबसे पहले सिनेमा घर खुलवाए। यहाँ प्रोपेगेंडा फिल्में दिखाई जाती थी और इन फिल्मों में जापान को उद्धारक और मुक्तिदाता के तौर पर पेश किया जाता था। सिनेमा ने जापान के प्रोपेगेंडा को इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचाया। लेकिन अगर तानाशाह को ना भाषण देने की कला आती हो तो फिर प्रोपेगेंडा बहुत आसान हो जाता है। लोग उस डिक्टेटर की फेस वैल्यू पर भरोसा दिखाते हैं। हिटलर ने अपने भाषणों के दम पर ही अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया था। उसके मुकाबले स्टालिन, उनका हाथ थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग में तंग था और खुद को साबित करने के लिए उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी। सूचनाओं के अलावा ये डिक्टेटर्स एक और चीज बनाने में लगे रहते हैं, वो है उनकी लीगेसी। और यहाँ आता है हमारी रूल बुक का आखिरी महत्वपूर्ण नियम, रूल नंबर 5, अपनी विरासत बनाएं। अधिकतर तानाशाह अपने पूर्ववर्ती शासक के खिलाफ फैले गुस्से और असंतोष का सहारा लेकर सत्ता में आते हैं। इसलिए जनता को उनसे बदलाव की बहुत उम्मीद होती है, वो बदलाव का नायक मानते हैं उनको। और इस नाते तानाशाहों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो एक नई सोसाइटी बनाए। और ऐसा होता भी है, लेकिन ये सोसाइटी अक्सर जनता से ज्यादा तानाशाहों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करती है। रोमानिया के निकोलाई चसेस्कू ने नया पार्लियामेंट बनवाने के लिए राजधानी बुखारेस्ट की 20% इमारतें गिरवा दी थी। ये नया संसद भवन बनाने में 13 साल लगे, लगभग 25,000 करोड़ रुपए का खर्च आया और 3,000 मजदूरों ने जान भी गंवा दी। ये बात अलग है कि निर्माण पूरा होने से पहले ही चसेस्कू को फायरिंग स्क्वाड की गोलियों ने उड़ा दिया। लीबिया के मुअम्मार गद्दाफी ने एक किताब छपवाई थी ग्रीन बुक के नाम से। ये माओ के रेड बुक से इंस्पायर्ड थी थोड़ी। गद्दाफी ने ग्रीन बुक में अपनी फिलॉसफी लिखी, समाज कैसा होना चाहिए, देश कैसे चलना चाहिए, नागरिकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, आदि आदि। लीबिया में ग्रीन बुक पढ़ना सबके लिए कंपलसरी था। बच्चों को स्कूल में भी ये पढ़ाई जाती थी और उसके बेसिस पर टेस्ट भी लिए जाते थे। और गद्दाफी ने अपनी इमेज बदलने के लिए महिलाओं को पर्सनल बॉडीगार्ड्स के तौर पर रखा था। ये सब कुछ अपनी लीगेसी बनाने के लिए किया गया था। इसी लीगेसी के चक्कर में कंबोडिया में पोल पॉट ने सत्ता हथियाते ही देश का नाम बदल दिया। नया नाम रखा कंपूचिया। उसने अपने शासन के पहले साल यानी 1975 को ईयर 0 घोषित कर दिया। उसने पहले की संस्कृति और परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया और उनको पूरी तरह खत्म करने का आदेश दिया। फिर ईयर 0 से नई कंपूचिया की शुरुआत मानी गई। देखो, लीगेसी का लोभ नाम बदलने तक नहीं रुकता, कई बार नए शहर भी बनाने पड़ते हैं। हेती में फ्रांसवा डुवालिये उर्फ पापा डॉक ने एक नया शहर बनाने का प्लान बनाया। इस शहर का नाम था डुवालिये विले। पापा डॉक इसको अपने स्मारक के तौर पर छोड़कर जाना चाहते थे। ये शहर आधुनिक हेती का प्रतीक होता। 24 बरसों तक वो और उनका बेटा सत्ता में रहे, मगर शहर बनकर पूरा नहीं हो पाया। ये आज के समय में खंडहर बन चुका है और यही पापा डॉक की विरासत भी है, खंडहर। तो भाई, ये तानाशाहों की बेसिक रूल बुक है जिसको फॉलो कर कईयों ने तानाशाही का गुड़ चखा है और उनको सब कुछ हासिल भी हुआ, निरंकुश सत्ता, वफादारों की फौज और अपनी विरासत कायम करने का मौका। लेकिन इसके बाद क्या? तानाशाहों का एंड गोल क्या होता है? व्हाट डू डिक्टेटर्स वांट? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, वो है अमर होने की चाह। देखो, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कोई भी अमर नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी अमीर या कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसको मरना ही है। ये सत्य तानाशाहों को भी पता होता है, इसलिए उनकी इच्छा होती है कि उनके बाद लोग उन्हें याद रखें, उनके बाद भी उनका एकाधिकार कायम रहे। जैसे हिटलर 1000 साल आगे के प्लान पर काम कर रहा था। उसने लोगों को भरोसा दिया था कि उसकी बनाई व्यवस्था 1000 साल बाद भी चलती रहेगी। सद्दाम हुसैन ने पूरे इराक में अपनी मूर्तियां लगवाई थी। उसको लगता था कि ये मूर्तियां उसके बाद भी उसको जिंदा रखेंगी। कुछ तानाशाह अपनी अमरता अपने वंश में देखते हैं। वो अपने बच्चों को सत्ता सौंप कर जाना चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया में काफी हद तक सफल भी रहा, अभी भी चल रहा है। सीरिया में हाफिज अल असद ने अपने बेटे बशर अल असद के लिए रास्ता आसान तो कर दिया था, लेकिन बशर उस परंपरा को कायम नहीं रख सके और दिसंबर 2024 में उनके तख्ता पलट के साथ असद परिवार का 54 बरसों का शासन भी खत्म हो गया। तो मान लीजिए साम दाम दंड भेद की विधि लगाकर आप अगर तानाशाह बन भी गए, आपने अपने हिसाब से शासन चला भी लिया, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका शासन सदियों तक चलता रहेगा। असीमित शक्तियों और अजेयता का चोला ओढ़ने वाले तानाशाहों के भी दिन बीतते हैं। उनका आभा मंडल भी बिखरता है और वो बेहद खराब अंत की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे हिटलर ने खुद अपनी जान ले ली, पोल पॉट को टायर पर लिटाकर जला दिया गया, मुसोलिनी की डेड बॉडी को चौराहे पर टांग दिया गया, मुअम्मार गद्दाफी को पीट पीट कर मार दिया गया, रोमानिया में चसेस्कू को फायरिंग स्क्वाड ने भून दिया और स्टालिन का शरीर घंटों तक उसके ही पेशाब में लिपटा पड़ा रहा था। तो ऐसे में सवाल उठता है, तानाशाहों का अंत अक्सर बुराई क्यों होता है? देखो, तानाशाहों की शुरुआत में ही उनके अंत की कहानी छुपी होती है। निरंकुश शासकों का महल हिंसा, दमन और शोषण की कब्र पर खड़ा होता है। उनके खिलाफ गुस्सा और असंतोष हमेशा पनपता रहता है और उनसे लोग तभी तक डरते हैं जब तक उनके पास सत्ता का चाबुक होता है। जैसे ये डर खत्म हुआ, वैसे ही उनका सारा का सारा रुतबा धराशायी हो जाता है।
बेनिटो मुसोलिनी ने अपने अंतिम साल में एक इंटरव्यू में कहा था कि 7 बरस पहले मैं एक दिलचस्प इंसान हुआ करता था, लेकिन अब जिंदा लाश बनकर रह गया हूँ। तानाशाहों में शक की आदत भी होती है। वे अपने करीबी लोगों को संदेह की नजर से देखते हैं और फिर सपोर्ट के लिए देश से बाहर भी जाते हैं। जब वो सपोर्ट सिस्टम कमजोर होता है तो कुर्सी के पाए हिलने लगते हैं। बर्लिन वॉल के पतन के बाद सोवियत संघ में दरारें दिखनी शुरू हो गई। सोवियत संघ अपने सहयोगियों को मदद देने की स्थिति में भी नहीं रह पाया। रोमानिया में कम्युनिस्ट नेता निकोलाई चसेस्कू का शासन था। जनता उससे खुश नहीं थी। दिसंबर 1989 में उसके खिलाफ विद्रोह हुआ। चसेस्कू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसको पकड़ लिया गया, फिर उसको गोली मार दी गई। फायरिंग स्क्वाड के एक मेंबर ने बाद में बताया, चसेस्कू को अपनी मौत सामने दिख रही थी। उसने मेरी आंखों में देखा और रोने लगा। कुछ देर बाद उसका बेजान शरीर जमीन पर पड़ा था। ऐसा होता है अंत। अब जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट सवाल को टटोलते हुए चलते हैं। क्या तानाशाहों का दौर बीत चुका है? क्या ये महज इतिहास की बात है? देखो, ज्यादातर तानाशाह 20वीं सदी में हुए, क्योंकि वो दौर जो है उनके लिए मुफीद था। अब 21वीं सदी में दुनिया ज्यादा खुली है। उपनिवेशवाद का दौर बीता है। लोकतंत्र को लेकर लोग ज्यादा जागरूक हुए और अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कानूनों पर बहस हो रही है। इसलिए नए दौर के तानाशाहों ने नई तरकीबें ढूंढ ली हैं। वो चुनाव मैनेज कर रहे हैं। वो एक काल्पनिक गौरवशाली अतीत को लौटाने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। प्रेस पर कंट्रोल करने के लिए सरकारी विज्ञापनों का सहारा लिया जा रहा है। देखो, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये तानाशाहों ने भी पढ़ा है और उन्होंने अपने लिए रास्ता निकाल लिया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह के विषय पर आप और वीडियोस देखना चाहेंगे? व्हाट आर यू क्यूरियस अबाउट? ये सब हमें कमेंट करके बताइए। क्यूरिस्तान आपकी सारी जिज्ञासाओं की जमीन है। इट्स लैंड ऑफ क्यूरियोसिटी। हमें प्यार देते रहिए और कहीं सुधार की गुंजाइश हो तो वो जरूर बताइए। मैं आयुष आपसे मिलता रहूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डिक्टेटर नहीं बनना कोई।